Welcome to the tutorial 3 on strategic management. I hope that you have already watched our tutorial number 1 and tutorial number 2. If you have not watched it, please watch them so you could be able to understand the tutorial number 3 easily. My name is Khalilullah and I have done Bachelor of Business Administration and Finance from Cohort University of Science and Technology. Outlines for this tutorial will be why do strategy fails, strategies नाकाम क्यों होती हैं. लोग strategies बनाते हैं बिजनेस वाले, लेकिन हम कहते हैं कि strategy तो इसने बनाई थी लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ. क्यों, ये हम देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि असल में सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होती क्या है. फिर हम देखेंगे कि सक्सेसफुल स्ट्रेटजी के अंदर आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल और डायनामिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी. तो इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं कि स्ट्रेटजी फेल क्यों होती हैं और सक्सेसफुल स्ट्रेटजी क्या होती है. अब अगर देखा जाए तो स्ट्रेटजी फेल क्यों होती है, हम अभी तक बार बार ये बात करते आए हैं कि आप वेयर टू कम्पीट एंड हाउ टू कम्पीट. अब अगर आपने वेयर टू कम्पीट गलत स्वॉट एनालिसिस की और आपने गलत जगह को बिज़नेस के लिए चूज़ किया और आपने अपनी जो हाउ टू कम्पीट पोजीशनिंग है, बिज़नेस मॉडल है, वो भी आपका गलत है. यानी आपने कहा कि मैं एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर आऊँगा, लेकिन वो यूनिक प्रोडक्ट है नहीं. उस एडवांस में वहाँ पे जो प्लेस है जहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे ये सारे जो फीचर्स हैं ये अवेलेबल हैं, तो भी आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है. कि वेयर टू कम्पीट और हाउ टू कम्पीट जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, असल में वो उनका आपस में कोई लिंक नहीं था, कोई फिट नहीं था. हमारी जो चॉइसेस थी वो इंटीग्रेटेड नहीं थी आपस में, तभी हमारी स्ट्रेटजी फेल होती है. फिर सक्सेसफुल स्ट्रेटजी क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. एक इंटरनल, यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और डायनामिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. और इसके अलावा जो मेन पार्ट है वो ये है कि आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल और डायनामिक कंसिस्टेंसी के जो रिलेशन है वो उसके बीच एक फिट होना चाहिए. कि फिट ना हो तब भी आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल और डायनामिक कंसिस्टेंसी का कोई फ़ायदा नहीं है. अब इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है. इंटरनल कंसिस्टेंसी दो मेन चीज़ों पे है, वैल्यू प्रोपोजिशन और टारगेट मार्केट. अब देखो हमारे पास जो बिज़नेस मॉडल हैं, बिज़नेस मॉडल जो है उसमें हमारे पास दो मेन कंसंट्रेशंस होती हैं, एक वैल्यू प्रोपोजिशन, एक टारगेट मार्केट. सही है. इंटरनल कंसिस्टेंसी आपकी बिज़नेस मॉडल पे डिपेंडेंट है. अब बिज़नेस मॉडल के अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन और टारगेट मार्केट है. अब आपने क्या करना है कि आपने डिफ्रेंसिएशन को भी देखना है, लो कॉस्ट को भी देखना है, और आपने जो टारगेट मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि आपने जो ब्रॉड है मास मार्केट जिसमें आपने कोई सेगमेंटेशन नहीं किया है, और एक नैरो है निच जो फोकस है जिसको हम सेगमेंटेड कहते हैं. अब आपने देखना है कि आपने जो टारगेट मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिए आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, क्या वो डिफ्रेंसिएशन है, क्या वो लो कॉस्ट है. लेट्स से फॉर एग्जांपल जो जिन लोगों को ज़्यादा लग्जरीज चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे बिल गेट्स हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गया, ये शाहरुख खान हो गया, ये सारे जो अमीर लोग हैं इनको ज़्यादातर लग्जरी चीज़ों की शौक़ होता है. तो अब आपने अपना वैल्यू प्रोपोजिशन उनके सामने डिफ्रेंसिएशन का ही रखना है, लो कॉस्ट का नहीं रखना है, क्योंकि उनको कॉस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने डिफ्रेंसिएशन रखना है, तभी आपका जो फिट है वो आएगा वैल्यू प्रोपोजिशन और टारगेट मार्केट के बीच में. और अगर आपने सेगमेंटेशन की हुई है, आप डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस के, तो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन बोथ होना चाहिए. क्योंकि आपने अपर लोअर, पेरो से लोअर के लोगों को देखा होगा, इनकम के लोगों को देखा होगा कि क्या अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा डिफरेंशिएशन वाले चीज़ें पसंद करते हैं, जो यूनिक हों, जिसमें कुछ फीचर्स यूनिक हों, वो चीज़ें पसंद करती हैं. तो अगर आपके बिजनेस मॉडल में वैल्यू प्रोपोजिशन और टारगेट मार्केट के बीच में फिट है तो मीन्स आपकी स्ट्रेटजी में इंटरनल कंसिस्टेंसी है. फिर उसके बाद आती है कि फिट एंड ट्रेड ऑफ, जो मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेड ऑफ फिट तो मैंने आपको बता दिया है. ट्रेड ऑफ का मैं आपको बता देता हूँ. ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि आपने बैलेंस रखना है कि आपकी डिफ्रेंशिएशन तो आप कर रहे हो, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो इतनी भी ना बढ़े कि आपको अपने ही बिजनेस में नुकसान उठाना पड़े.
फिर एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब बिजनेस लैंडस्केप है, उस पे आपने अपने आप को पोजीशनिंग करनी है। अब हमने आप एनवायरनमेंट को तो स्कैन कर लिया, स्वॉट एनालिसिस कर लिया, अब आपने देखना है कि जहाँ पे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ वहाँ के लोगों के लिए मेरी पोजीशनिंग क्या है। आप क्या कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं। या तो डिफरेंट टारगेट मार्केट करें, या डिफरेंट बिजनेस मॉडल अप्लाई करें, या डिफरेंट पोजीशनिंग करें, न्यू टारगेट मार्केट, या डिफरेंट बिजनेस लैंडस्केप। अब हम देखते हैं डिफरेंट टारगेट मार्केट क्या हो सकती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये रशिया भी आ सकती है एशिया में। तो अब क्या कर सकते हैं कि जो ये अमेरिकन और जो ब्रिटिश ब्रांड्स हैं, P&G, यूनिलीवर हो गए, तो इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट टारगेट मार्केट किए हुए हैं, डिफरेंट मार्केट्स को सेलेक्ट किया हुआ है, पाकिस्तान को भी, चाइना को भी, इंडिया को भी। तो ये इसको हम कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन असल में उन्होंने किया, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ किया हुआ है। तो हर एक प्लेस के मुताबिक वो उस ही क्वालिटी की और उस ही प्राइस की और उन ही फीचर्स के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। डिफरेंट बिजनेस मॉडल ये हो सकते हैं कि या तो आप डिफरेंशिएशन पे जाएं या आप कॉस्ट लीडरशिप पे जाएं। तो ये 2 हो सकती हैं। अब डिफरेंट पोजीशनिंग है और न्यू टारगेट मार्केट है। डिफरेंट पोजीशनिंग ये हो सकती है कि क्या आपका प्रोडक्ट लेस कॉस्टली है या आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसमें। तो आप ऐसे जो पोजीशनिंग है वो डिफरेंट कर लें और उसको न्यू टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर लें, न्यू सेगमेंटेशन कर लें। फिर डिफरेंट बिजनेस लैंडस्केप ये है कि अपनी जो प्लेस है जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो वो चेंज कर लें। लेट से आप अमेरिका में बिज़नेस कर रहे थे, वहाँ का मार्केट में चोर हो गया है, अब वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे कनाडा है, मेक्सिको है, वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी अपनी बिजनेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपकी एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है एन पे पोजीशनिंग और योर बिजनेस लैंडस्केप पे, कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, वहाँ के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कस्टमर सप्लायर जो हो गए वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी है। फिर डायनेमिक कंसिस्टेंसी ये है कि आपने बिजनेस पोजीशनिंग कर लिया, बिजनेस मॉडल है आपका, आपकी डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी है, आपकी कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजी है, लेकिन ये अब सेम तो नहीं रहेंगे हर वक्त, चेंज तो आना ही है। तो डायनेमिक कंसिस्टेंसी आपको कहती है कि जितना चेंज आ रहा है मार्केट में ना, उसके साथ ही आपने चलना है। कि आप इमिटेशन है, मतलब कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है या ऐसी कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको लोग जल्दी इमिटेट कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं उसको। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट अगर बनाया है कि उसकी कॉपी हो रही है, तो आपने उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट्स लानी है और कॉपी राइट्स लेने हैं, पेटेंट्स राइट्स लेने हैं, ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके। सब्स्टिट्यूशन ये है कि अगर आप, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इमिटेशन, सब्स्टिट्यूशन, होल्ड अप, सिर्फ जो स्लैक है ये एक इंटरनल फैक्टर है। तो सब्स्टिट्यूशन ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है क्या उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन गया तो आपका प्रोडक्ट मार्केट से गया। तो ये एक डायनेमिक कंसिस्टेंसी होती है। टाइम के साथ नए फीचर्स, लोगों के कस्टमर्स की डिमांड जो होती हैं, कस्टमर्स के टेस्ट जो होते हैं वो चेंज होते रहती हैं, तो आपने उनके मुताबिक जाना है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, बैंक्स में पहले ATM नहीं हुआ करता था, लोग जाते थे वहाँ पे और वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लाइंस लगी होती थी, लोगों को वेट करना पड़ता था। जैसे ही ATM मशीन आया तो लोगों ने उस की डिमांड शुरू की और उसकी तरफ ज़्यादा चले गए। तो जिस बैंक के साथ ATM नहीं था तो उस लोग वहाँ से अकाउंट शिफ्ट कर रहे थे उन बैंक्स में जहाँ पे ATM हुआ करता था। अब ये जो होल्ड अप है, होल्ड अप ये है कि आप कस्टमर्स या जो सप्लायर्स है उनकी बार्गेनिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, या कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ये है कि अब हम कहते हैं कि मोबाइल है, मोबाइल के लिए सेम है, या बैटरी है, उनके बगैर तो मोबाइल नहीं चल सकता, बैट है तो उसके लिए बॉल है। अगर हम बैट लेते हैं उसकी जो प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो बॉल की डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि बॉल हो तो बैट ना हो तो क्या फ़ायदा। स्लेक ये है कि ये इंटरनल फैक्टर है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, जो सेल्स मैनेजर हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ये भी आपकी एक डायनेमिक कंसिस्टेंसी को एक बड़ा नुकसान होता है। होप आपको ये 3 ट्यूटोरियल पसंद आए होंगे। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं इन जीमेल आईडी पे। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत ज़्यादा मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनेंस, इकनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन चीज़ों मुताबिक जो इम्पोर्टेंट